हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि प्रीवियस कुछ क्लासेस से नेटवर्क के इशू की वजह से सेशन थोड़ा सा लैग होता रहता है और जो कि मैं खुद भी जब दोबारा देखता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो आई थिंक बच्चों को भी ये प्रॉब्लम फेस हो रही होगी। तो यहाँ पर मैं एक ट्राई कर रहा हूँ कि आपके लिए रिकॉर्डेड सेशन अपलोड करूँ। क्वेश्चंस मैं बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करूँगा जैसे आपके सामने करता हूँ, तो आप उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए और यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए कनेक्टिविटी अच्छी होगी। मैं ट्राई करने का आपको टाइम नहीं दूंगा, तो आप लोग क्वेश्चन को पॉज कर लेना, वीडियो को पॉज कर लेना अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हो, या फिर अगर आप डायरेक्ट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप एक करके स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एसएससी सीजीएल 2020 है ना, जो प्रीवियस ईयर का पेपर है 2021 का फॉर्म भरने का लास्ट डेट भी है, तो आज ही फॉर्म भर लेना, ठीक है। तो 2021 का जो प्रीलिम्स है उसके लिए एक साल पहले 2020 के प्रीलिम्स के पेपर्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसका मेंस भी आने वाला है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सबसे रिसेंट एग्जाम है जिसके पेपर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सिर्फ 2 हम लोग आ चुके हैं 18 अगस्त सिर्फ 2 के पेपर पे। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। तो क्वेश्चन है, एक आयताकार कमरे के फर्श पर टाइल्स बिछाने के लिए जो लागत है वो 65 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कितनी है, 9100 रुपए। अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया कितना होता है, 1 मीटर स्क्वायर मतलब एक लेंथ होती है, एक विड्थ होती है, तो ये 1 मीटर स्क्वायर हो जाता है ना, ये वाला एरिया। तो इसके लिए कितने रुपए लगते हैं, 65 रुपए लगते हैं। लेकिन लग कितने रहे, 9100 रुपए। तो कितना एरिया रहा होगा, मैंने माना अगर एक्स एरिया था तो 65 रुपए के हिसाब से कितने रुपए बन गए, ये 9100 रुपए बन गए। तो यहां से मैं एरिया निकाल सकता हूं, डिवाइड कर दूंगा, 13 से डिवाइड करूंगा, 13 7 91, यहां बचेगा 5, 5 से डिवाइड करूंगा आएगा 2, 7 दूनी 14, 140 के बराबर। ये क्या आ गया, ये इसके फर्श का जो आधार होता है उसका एरिया आ गया। फर्श की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7 और 5 है, तो 7 और 5, 7 बना 35, 35 का वैल्यू 140, 4 से गुणा हो रहा है, यानी कि लंबाई में भी 2 से गुणा होगा 14 और चौड़ाई में भी 2 से गुणा होगा 10। तो ये लंबाई और चौड़ाई आ गई। कमरे के फर्श का परिमाप बताइए। परिमाप क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई। 14 और 10 24, 24 का दुगुना 48 के बराबर। पहला क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आया। इसी तरह से हम लोगों की जो रेलगाड़ी है वो आगे बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखो भाई, ये आपका क्वेश्चन है। एक वस्तु को 131.25 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को क्या होता है, वस्तु के क्रय मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाली संख्या के बराबर प्रतिशत का लाभ होता है। जो भी आपने कॉस्ट प्राइस माना, कॉस्ट प्राइस अगर आपने एक्स माना तो x% का आपको क्या होता है, लाभ होता है। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। 40% लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 40% का अगर मुझे लाभ अर्जित करना है तो उस वस्तु को किस मूल्य पर मुझे बेचना चाहिए। देखो भाई कैसे स्टार्ट किया जाए, वाया ऑप्शंस क्वेश्चन को स्टार्ट करिए। 40% का मतलब कितना होता है, 40% का मतलब होता है 2/5, यानी कि 5 की चीज को आप 7 पे जब बेचोगे तब जाकर के हमारा जो परसेंट प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 40% के बराबर। कब, जब मैं 2 का लाभ लूंगा 5 पर, तब जाकर के 40% का प्रॉफिट होता है। तो जो मेरा सेलिंग प्राइस होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, 7 का मल्टीपल। ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, ये 2 ऑप्शंस पॉसिबल है, ये 2 ऑप्शंस पॉसिबल है। तो आपने कहा अगर 7 की वैल्यू 140 होगी, यानी कि अगर मैं इतने पे बेच रहा हूं तो 20 से गुणा किया गया, तो ये कितना आ जाएगा, 100 के बराबर। और अगर ये 100 है तो 100 पे 100% का लाभ लेकर के मेरा कितने पे मिलेगा भाई, 200 रुपए पे सेल होना चाहिए। ये 131.25 फिट नहीं बैठ रहा है। इस वाले पार्ट को चेक कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है, अगर 7 पे बेच रहे हो और 7 की वैल्यू 105, तो कितने से गुणा किया गया, 7 एकम 7 और 15 सत्ते 105 है ना। तो ये आपका बन जाएगा। तो आपने कहा यहां 15 से गुणा किया गया, तो यहां पे भी 15 से गुणा किया जाएगा, ये आ गया 75 के बराबर। तो 75 हो गया, तो 75 का 75% कितना हो जाएगा भाई, 75 का स्क्वायर लिखना आता है, 8 सते 56 25, तो 56 25 और ये बटे में 100 करोगे तो 56.25 के बराबर। इसको इसमें जोड़ दो तो ये कितना आ जाएगा, 75 और 50 125, 125 और 6 131, 200.25। आपने कहा बिल्कुल परफेक्ट है, बी पार्ट इज द राइट आंसर।
बिना एक्स वाई जेड माने क्वेश्चन अगर करना है तो ये तरीका है, एक्स वाई जेड मान करके करना है तो भाई एक्स का एक्स परसेंट निकालोगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 100% आ गया, ये इसमें जोड़ दोगे, x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100, ये वैल्यू आपकी दी गई है, एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक है, सॉल्व कर लो अगर मन करता है तो, नहीं तो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया बाई ऑप्शन, आपको वहां पर कोई जज नहीं करेगा, अरे ये लड़का गंदा है इतने बाई ऑप्शन से कर लिया, ऐसा नहीं, आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, बाकी जो पूरा सॉल्व करके आधा समय वेस्ट करके भी करेगा उसको भी 2 ही मार्क्स मिलेगा। तो ये आपके ऊपर है, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप करिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ट्राइंगल एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज मतलब सारी भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं, और बोल रहा है बीसी पर एक बिंदु, जो बीसी है उस पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि बीडी और डीसी का मान कितना है, अगर ये 1 है तो ये डीसी का मान कितना है, ये 3 है, बीसी 3 है, सॉरी, तो बीसी 3 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 के बराबर। तो आपको क्या बताना है, AD का वैल्यू 5√7 है, AD का वैल्यू 5√7 है और ये हो जाएगा A। तो बताना है त्रिभुज की भुजा कितनी है। अच्छा, त्रिभुज की भुजा कितनी है, ये 2 है, ये 1 है, और एक तरह से मैं क्या कह सकता हूं कि ये 1/3 पर कट कर दिया है, 1/3 पर कट किया है। तो इसको करने के 2 तरीके हैं भाई, देखो क्या 2 तरीके आप ला सकते हो आप। एक तरीका तो ये है कि आप इसको ऐसे समझ लो कि अगर यहां पर 3 बराबर हिस्से कर दिए जाए, तो 3 बराबर हिस्सों पर जब आप इसको मिलाओगे तो ये एक तरह से 3 इक्वल एंगल्स पे ये ब्रेक करेगा। तो या तो यहां से आप इसको 30 डिग्री ले लो, है ना, एक तरीका हो गया, तो 30 डिग्री के हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। दूसरा, अगर किसी भी एक ट्राइंगल में एक सीवियन ड्रॉ करी जाए, कोई भी एक भुजा ड्रॉ करी जाए, मान लो ये ऐसे AD, ठीक है, और AD इसे किससे, M और N के रेशियो में डिवाइड करती है ना, और मैं इसको मान लेता हूं कि यहां पर ABC होगा, तो C के सामने की भुजा C हो जाएगी, B के सामने की भुजा B हो जाएगी, AD की लेंथ अगर D हो तो आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला जिसको कि स्टुअर्ट थ्योरम भी बोलते हैं उसको ध्यान रखिए, n का मल्टीप्लिकेशन इसके स्क्वायर के साथ, तो n का मल्टीप्लिकेशन C स्क्वायर प्लस m का मल्टीप्लिकेशन B स्क्वायर, MB स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है, ये सामने वाली भुजा अगर A है, इसकी लेंथ अगर A के बराबर दी गई है तो A टाइम्स D प्लस MN, ये आपका फॉर्मूला हमेशा याद रखिए। क्या है, मैं इसको एक पेज पर लिख करके दिखा देता हूं ताकि आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपकी थ्योरम कभी भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत ध्यान से आप इसको देखिए। मैं यहां पर एक जगह पर इसको लिख दे रहा हूं कि जैसे आपका ये एक ट्राइंगल है, ठीक है ना, तो ट्राइंगल क्या है, A, B और C, तो एक भुजा यहां पर इस तरह से ड्रॉ कर दी जाए AD, जो कि कोई भी भुजा है, एंगल बाइसेक्टर नहीं है, मीडियन नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, और ये इसको M रेशियो N में डिस्ट्रीब्यूट करती है, डिवाइड करती है। तो C के सामने की भुजा C, B के सामने की भुजा A, B, A के सामने की भुजा A। तो यहां पर जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट क्या रहता है, NC स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर, और ये बराबर होता है किसके, A टाइम्स D स्क्वायर प्लस MN के, है ना। तो ये आपका रिजल्ट होता है जिसको कि आप ध्यान रखोगे, याद रखोगे, NC स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर बराबर A टाइम्स D स्क्वायर प्लस MN। तो यहां पर इसको लगा सकते हैं, तो यहां पर इसकी भुजा कितनी मान लेंगे, मैं मान लूंगा कि इसकी लंबाई कितनी है, 2x है, और इसकी लंबाई x है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भुजा 3x और ये भुजा भी हो जाएगी 3x के बराबर, ठीक है ना। और ये भुजा अगर 3x और ये भुजा 2x हो गई तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ये इस साइड मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2x इंटू में कितना आ जाएगा, 3x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर के बराबर। और यहां पर x का मल्टीप्लीकेशन करोगे 3, 9, तो ये भी हो जाएगा 9x स्क्वायर के बराबर, है ना। तो ये आपका आ जाएगा, और इसमें गुणा कर दोगे x से, तो ये वैल्यू आ गई, और ये किसके बराबर होगी, बराबर A, तो A कितना है, 3x ही है, और ब्रैकेट में D का मान दिया गया है 5√7, तो ये आ जाएगा 5√7 प्लस MN, तो 1x और 2x, तो इन दोनों का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर के बराबर। तो यहां से इसको सॉल्व कर सकते हो, 3x सभी में है, एक x से एक x कट लो, 3 से काट दोगे तो यहां पर बचेगा 3, यहां पर बचेगा 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस यहां पर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टोटल 9x स्क्वायर, और ये किसके बराबर आ जाएगा, ये यहां पर बराबर आ जाएगा 5√7 प्लस 2x स्क्वायर के। तो 5√7 प्लस 2x स्क्वायर के, तो 9 इस साइड आएगा, तो ये आ जाएगा 7x स्क्वायर बराबर 5√7
तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो त्रिभुज की भुजा कितनी है, कितने सेंटीमीटर की है, ये आपको बताना है। तो इस साइड घट करके कितना हो गया, अच्छा डी स्क्वायर था, सॉरी मैंने इसका स्क्वायर नहीं किया। तो इसका स्क्वायर करोगे 5√7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 गुणे 7। तो 25 गुणे 7 आएगा और 7 से 7 कट जाएगा। x का मान कितना आ गया, 5 के बराबर। x का मान आ जाएगा 5 के बराबर, तो x का मान हो जाएगा 5 के बराबर। तो भुजा कितनी है, 3x के बराबर। तो यहां पर हो जाएगा 3x, तो ये हो जाएगा 15 के बराबर। अच्छा एक और चीज जो यहां पर ध्यान रखना कि भुजा आ जाएगी 15 के बराबर। तो यहां पर जैसे अगर ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, तो यहां पर ये एंगल भी 3 हिस्सों में डिवाइड हो, इसके बारे में हम बहुत ज्यादा श्योर वे में नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कई बार अगर भुजाएं 3 बराबर बराबर डिवाइड हो रही हैं तो पॉसिबिलिटी है कि एंगल हो सकता है 3 बराबर डिवाइड ना हो रहे हो, है ना। तो ऐसे केस में आप इसको बेटर होगा कि ऐसे ही करो, क्योंकि अगर इवन डिवाइड भी कर लोगे तो 60 को 3 हिस्सों में डिवाइड करोगे तो 20 डिग्री आ जाएगा। 20 डिग्री के चक्कर में आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो 20 डिग्री की वैल्यू नहीं पता ना। तो इस वजह से इस क्वेश्चन को आप सीवियन मेथड, स्टुअर्ट थ्योरम जो आप लोगों ने स्टुअर्ट लिटिल देखा ना भाई, स्टुअर्ट लिटिल जो चूहा था उसी का ही जो साइंटिस्ट बन गया वो बाद में, तो स्टुअर्ट थ्योरम लाई। और स्टुअर्ट थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी मजेदार थ्योरम है, इसको ध्यान रखिए। इस हिस्से का इससे स्क्वायर, इस हिस्से का इससे स्क्वायर, और ये जो लेंथ है, अगर ये लेंथ कितनी है d, तो ये अगर लेंथ d है तो AD जो कि d लेंथ के बराबर है उसका स्क्वायर प्लस mn, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इनटू a। तो ये स्टुअर्ट थ्योरम है, याद रखना है सभी बच्चों को। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला सवाल आपका है डाटा इंटरप्रिटेशन का। क्या कह रहा है, फरवरी, अप्रैल और मई में विक्रेता C द्वारा बेची गई कारों की औसत संख्या। C द्वारा फरवरी, अप्रैल और मई, फरवरी, अप्रैल और मई में बेची गई कारों की औसत संख्या आपको बताना है। जनवरी में विक्रेता E द्वारा बेची गई कारों की संख्या से X अधिक है। तो पहले इनका औसत निकालो, 635 और 625। तो 625 में करेक्ट औसत मान लेता हूं, तो यहां पर डेविएशन प्लस 10 का, यहां पर डेविएशन माइनस के 85 का। तो माइनस का 85, तो माइनस का 75 बटे 3 करोगे, माइनस का 25, तो करेक्ट औसत कितना आ गया, 600 के बराबर। ये करेक्ट औसत आ गया। और ये ई के द्वारा बेची गई जनवरी में, ई के द्वारा बेची गई जनवरी की संख्या से कितना अधिक है, एक्स अधिक है। एक्स जो है वो किसके बीच है, तो यहां पर कितना आ गया, 52 आ गया। तो 52 किसके बीच है, 50 और 55 के, 50 और 55, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई भाई, क्वेश्चन क्लियर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन अच्छे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एक आपको ट्रेपेजियम दिया गया, PQ और RS जो है वो आपस में बराबर है। PQ RS जो है वो आपस में बराबर है, पैरेलल है, PQ RS, ठीक है ना। PQ का मान दिया है 4, SR का मान दिया है 10 के बराबर, और ये एक दूसरे के कैसे पैरेलल है। आपको बताना है क्षेत्रफल PR और QS, PR और QS, ये दो आपके इस तरह से ट्राइंगल ड्रॉ हो जाते हैं। तो इनके जो यहां पर कट करते हैं O पॉइंट पर, तो POQ ये वाला जो आपका ट्राइंगल है, और SR यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल है OSR या SOR ये वाला, इनके एरियाज का रेशियो बताना है। बेटा ये दोनों कैसे होते हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं। ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल होता है और ये जो नीचे वाला ट्राइंगल होता है एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। ये एंगल इसके बराबर होता है, ये एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है। तो अगर इनकी साइड्स का रेशियो दिया जाए तो एरियाज का रेशियो कितना हो जाता है, A स्क्वायर और B स्क्वायर के बराबर, ठीक है ना। तो ये A स्क्वायर और B स्क्वायर के रेशियो में होता है। तो 4 और 10 है, यानी कि 2 और 5 है, तो एरिया किस में हो जाएगा, 4 और 25 में। तो 4 और 25 कहां पर है, एक ही ऑप्शन है, इज द राइट आंसर। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला सवाल देखो क्या है, DI का क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट कर लो। 2012 में गंध A का उत्पादन, 2012 में गंध A का उत्पादन कितना बोला गया है, सभी वर्षों में गंध B के औसत उत्पादन का से कितना प्रतिशत कम है। 2012 में और कौन सी गंध, A है ना, फ्लेवर A, इसका उत्पादन तो ये कितना है, 50 है। और A का उत्पादन सभी वर्षों में गंध B के उत्पादन से, तो सभी वर्षों में गंध B का उत्पादन 70, यहां पर 40, 110 और 50 160, 160 और 40 200 और 265। तो 265 और कितना, सभी
वर्षों में। तो कितने वर्ष हैं? 3 2 5, 5 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 55 25 और 5 3 15। तो 53 से कितना प्रतिशत कम है? तो ये कितना प्रतिशत कम है भाई? 2012 में ये 50 है, तो ये 50 जो है वो 53 से कितना कम है? 3 कम है। 3 की जो कमी है वो 53 पे और गुणा कर दोगे 100 से, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 3/53। तो अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 3 से देखो कुछ कटेगा तो है नहीं, 3 से अगर मैं इसको काटूंगा भी तो 18 36 18 54, यानी कि 1/18 या कितना? 17 34 17 51, 1/17 और 1/18 के बीच में। तो 1/17 कितना होता है? ये भी आपका 5 आता है, 17 5 85, 5 पॉइंट समथिंग आता है, और 18 5 भी 90 आता है, तो 5 पॉइंट समथिंग ही आता है। तो 5 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा। आपने कहा एक ही ऑप्शन है 5 पे, जो कि ये हो जाएगा। या इसको सॉल्व करने का ऐसा भी आप कर सकते हो, 300/53 करो, तो 53 की वैल्यू निकाल लोगे, 5 बार जाएगा 265 आ जाएगा, 265 से बड़ा ही नंबर आएगा, तो 5 से बड़ा एक ही ऑप्शन है। अगला सवाल पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो ये आपका इस तरह से एक चक्रीय चतुर्भुज फॉर्म हो गया। बोल रहा है AB और ABCD है, तो पहले ABC और D ऐसे बना लेते हैं। AB और CD को बढ़ाने पर, तो AB को बढ़ाओगे और DC को बढ़ाओगे, ऐसा बढ़ाओगे तो ये F पर मिलती है। तो मिलने वाला केस हो रहा है, तो मिला लेते हैं। पहले से इसको एक बढ़िया से ऐसे बना लो कि ये ऐसा है और ये ऐसा है, ठीक है ना। तो AD तथा BC को बढ़ाने पर, ABCD, तो AD को बढ़ाने पर तथा BC को बढ़ाने पर ये E पर मिलती है। और क्या बोल रहा है? AB तथा, तो AB ये, और DC को बढ़ाने पर ये यहां पर मिलती है, ठीक है ना। तो ये आपका एंगल दिया गया है। आपको कौन सा एंगल दिया गया भाई? BAD, ये मान दे रहा है कितना? 68 के बराबर। और क्या दे रहा है? और AEB का मान दिया गया, AEB का मान कितना दिया गया? 27 के बराबर। कैसे करोगे? आपने कहा ये अगर 68 है, ये 27 है, तो ये एक एंगल फॉर्म हो रहा है 60 20 80 90 और 5 95, तो ये 90 में 5 कम, तो ये आ जाएगा 85 के बराबर। अगर ये 85 आ गया तो आपसे पूछ क्या रहा है? BFC का मान, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। देखो यहां पर 85 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा 95 के बराबर। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के ये कौन से चक्रीय चतुर्भुज है, आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। तो आप क्या बोलोगे कि ये 95 हो गया, ये आपका हो गया 68, तो ये वाला कितना आ जाएगा? 180 में से घटा दोगे, 180 में से 95 घटाओगे, बचेगा 85, 85 में से 68 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 17 डिग्री के बराबर। तो 17 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बात है, क्लियर हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, और इसको करने का कुछ शॉर्टकट भी आप बना सकते हो अगर चाहो तो, क्योंकि रिसेंट ईयर्स की बात करें या आप देखोगे तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन भी कौन सा है? tan थीटा का मान दिया, यहां पर होमोजीनियस इक्वेशन है, रेशियो आपका सेम है। आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, tan थीटा को कैसे लिखते हैं? sin थीटा अपॉन में cos थीटा। इसको लिख सकते हैं √5 अपॉन में 1, या फिर इसको उल्टा लिख सकते हैं sec थीटा अपॉन में cosec थीटा। sec थीटा अपॉन में cosec थीटा, ये भी √5/1। तो sec थीटा का मान कितना हो जाएगा? sec थीटा का मान √5 स्क्वायर करोगे तो 5 आ जाएगा। cosec थीटा का मान 1, तो ये हो जाएगा 1 + 5 1 - 5। तो ये आपका रेशियो कितना आ जाएगा? 5 और 1 6/4, यानी कि 3/2 के बराबर। तो ए पार्ट विल बी द राइट आंसर। चलो अगले सवाल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये आपका सवाल है, देखो 6342 रुपए की राशि को A, B, C और D के बीच 3 4 6 8 6 के अनुपात में बांटा गया है। B और D के भागों के बीच क्या अंतर है? ठीक है, A, B, C, D किस रेशियो में बांटा गया है? A, B, C, D को 3 4 8 6 है ना, इस रेशियो में बांटा गया। तो B और D के भागों के बीच अंतर बताना है। 6 और 4 के बीच अंतर कितने का है? 2 का। 2 की वैल्यू बतानी है, जबकि टोटल कितना है? 6 4 10 8 3 11, तो 10 और 11 कितना हो जाएगा? 21। 21 की वैल्यू 63 42 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21 3 63, भाग नहीं जाएगा, 21 दूनी 42, 302, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 604 के बराबर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलो भाई 9 क्वेश्चंस हो चुके हैं, फटाफट तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 5 sin स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा माइनस 4, इसका मान आपको बताना है 0 के बराबर हो जाएगा। तो कब ऐसा हो सकता है, वैल्यू अगर मैं पुट करना स्टार्ट करूंगा तो cos थीटा 1/2 रख सकता हूं, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 1। यहां पर रूट 3/2 रखेंगे तो स्क्वायर उसका हो जाएगा। तो आपने कहा ये फिट नहीं बैठ रहा है, फिट नहीं बैठेगा तो क्या करते हैं हम लोग, वैल्यू पुटिंग से सवाल नहीं होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 5 माइनस 5 cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस 4 cos थीटा और माइनस का 4, तो 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा प्लस का, माइनस से गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा माइनस 1 बराबर 0। यहां से cos थीटा का मान निकालो, यहां से cos थीटा का मान निकालोगे कितना आ जाएगा, cos थीटा का आपका मान आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस, या तो वैसे ही कर लो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 सी 5 को 20 और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अपॉन में 2 है तो ये हो जाएगा 10। तो माइनस माइनस करोगे तो cos थीटा का मान -1 से +1 के बीच से बाहर निकल जाएगा, तो इसमें प्लस लेना पड़ेगा। -4 प्लस का 6 बटे में आएगा 10 के बराबर, तो 6 में से 4 गया 2, 2/10 यानी कि 1/5। तो cos थीटा का मान कितना आ गया, 1/5 के बराबर। तो अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊं इस तरह का, तो थीटा 1/5, तो यहां पर वैल्यू कितनी आएगी, रूट में 24 के बराबर, 5 का स्क्वायर 25 में से 1, तो ये आ गया रूट 24 के बराबर। तो cot थीटा का मान कितना आ जाएगा, cot थीटा आ जाएगा 1/√24 और cosec थीटा कितना आ जाएगा 5/√24। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, जब दोनों को जोड़ोगे cot थीटा प्लस cosec थीटा को, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, √24 और ऊपर में आ जाएगा 6। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, √24 को फर्दर सॉल्व करके लिख सकते हो, 6 चौको 24, तो 2√6, तो ऊपर में है 6, तो √6 से ये 6 कटेगा, बचेगा √6 के बराबर। तो √6/2 ये आपका आ जाएगा, तो √6 आपका बचेगा, और √6/2 तो इसको और क्या लिख सकते हैं, अगर मैं 2 से इसको कट कर दूं, या ऐसे लिख लेता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं इसको लिख सकता हूं √2 इंटू √3 और बाई में 2 है, तो यहां पर √2 को भी कट कर दिया गया क्या, cot थीटा प्लस cosec थीटा, तो cot थीटा का मान कितना आ जाएगा, cot थीटा का मान आ जाएगा आपका 1/tan थीटा होता √24/1, तो cot थीटा हो गया 1/√24, sin थीटा होता √24/5, तो ये हो गया 5/√24, तो ये आ जाएगा आपका, तो 2√6 है, √6 से √6 कट जाएगा, √6/2 बचना चाहिए। तो cot थीटा प्लस cosec थीटा का मान आपसे पूछ रहा है, तो इसका √6/2 आना चाहिए। यहां पर 6√2 ऐसा दिया गया है, √6 अगर हो जाएगा तो है ना, √6 तो आना ही चाहिए। चलो एक बार देख लो, 5 - 5 cos स्क्वायर थीटा -4 cos थीटा -4 बराबर 0 के है, तो यहां से ये कितना बन गया, 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा, और ये 5 में से 4 तो -1, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर -4ac, तो 5 को 20, 36 से 6 बाहर आया, और बटे में कितना आ जाएगा, अपॉन में 2a, तो ये आ जाएगा cos थीटा का मान, तो 2/10 या 1/5 आया cos थीटा। तो यही इसका आंसर आना चाहिए भाई, √6/2 या फिर √3/√2 ऐसा कुछ बनना चाहिए। ये दोनों आंसर्स अगर रूट में हो तो ये वाला आंसर हो सकता है ना, √3/2 ऐसा बन सकता है, लेकिन यहां पर भी कुछ ऐसा क्लियर नहीं है, तो इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला सवाल देखो क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में अगर कुछ करेक्शन होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। अगला सवाल क्या बोल रहा है, 3125 रुपए की राशि को 3 वर्षों में x% प्रति वर्ष की दर से 3515.5 रुपए हो जाती है, और ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि समान राशि पर समान समय के लिए x+2% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितने रुपए होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो 3125 रुपए है, 3 वर्षों में कितना हो जाता है, 3125, और ये आपका हो जाता है कितना, 3515.2। अब ये आपका क्वेश्चन है। देखो भाई, प्रीलिम्स में सोचो ये क्वेश्चन आया था, और अगर इस तरह से ये क्वेश्चन मिल जाए आपको, जहां पर पहले x निकालना है, फिर x+2% निकालना है, साधारण ब्याज की दर है, क्वेश्चन ठीक ठाक कैलकुलेशन हो जाएगी कि नहीं। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको
प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज का समान राशि पर समान समय के लिए। राशि कितनी है? 3125। देखो मैं आपको करने का कुछ वो तरीके बता रहा हूं जो थोड़े से यूनिक है, मतलब ये आप जनरली नहीं आप पाएंगे कि इस तरह से क्वेश्चन को कहीं कोई किसी भी जगह पर ऐसे करा रहा हो, तो मैं आपको वो चीजें सिखा रहा हूं। देखो भाई 3 वर्ष के लिए है 3125 पर, और रेट परसेंट क्या है? x+2% है। x+2% है ना। अच्छा देखो अब यहां पर ब्याज देखो कितना मिला? 3125 है और यहां पर 515 है, तो जो ब्याज मिला है कितना मिला? 375 है ना। 375 और 15 तो 390, 390.2 ये आपको ब्याज मिला है कब? 3 वर्षों में। तो अगर मैं इसको 3 से लगभग डिवाइड करूंगा तो पूरा डिवाइड करूंगा तो 130, 130 से थोड़ा सा कम तो 125 मैं बोल सकता हूं कि 3 वर्ष में कितना? 125 125 125 मिला होगा, और इस पे ब्याज कैलकुलेट करेंगे तो जहां तक ये वैल्यू हम लोग यहां तक पहुंच सकते हैं। अब देखो ये एक अप्रोक्सीमेशन हो गया कि इस तरह से हम लोग जा सकते हैं, और अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो कितना आएगा? 125 जो होता है 3125 पे कितना आएगा? परसेंट में निकालोगे तो ये क्या लिखा हुआ है? ये आपका होता है 5 की पावर 5, और ये क्या है? 5 की पावर 3, तो ये 1/25 बचेगा। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेट परसेंट कितना? 4% के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, ये 4% के बराबर आ जाएगा। अब ये 4% के अगर बराबर है तो बाद में क्या है? 6% पे अप्रोक्सीमेट सॉल्व करना है, तो 6% सॉल्व करना है, मतलब 6 18% की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 3125 का 18% निकालते हैं अगर, तो देखो क्या आंसर आ जाएगा हमारा? 2 जीरो से यहाँ 31.25 हो जाएगा। दुगना कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 31 का दुगना 62.5, इसका गुणा 9 से करना है तो 9 पना 45 के 5 हासिल लगेगा 4, 9 दूनी 18 और 4 22 के 2 हासिल लगेगा 2, 9 छक्का 54 और 2 56, तो 562.5। तो ये इसके नियरेस्ट पे हम लोग पहुंच पाए। लेकिन मैं आपको फिर से वही बात बोल रहा हूं कि आप इमेजिन करिए कि आप एग्जाम में हैं, एग्जाम सिचुएशन में हैं, और इस क्वेश्चन को देखिए एक बार ध्यान से देखो। 3125 मतलब भले ये आसान नंबर है, लेकिन इसके आगे देखो 3515.2 ये आपको मिल जाएगा। x% है, 3 वर्षों में है, आपको कैलकुलेट करना है रेट परसेंट। रेट परसेंट कैलकुलेट करना कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे डिफिकल्ट होता है, और वो भी अगर 3 वर्षों के बाद पूछा जाए तो और डिफिकल्ट होता है। और स्टिल उसके बाद आपसे सिर्फ वहां पे क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा है। x+2% के लिए समान राशि पर समान समय के लिए ब्याज आपको कैलकुलेट करना है, तो बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा ना। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझना है इसको कि किस तरह से आपको करना है। सबसे पहली चीज क्या करनी है कि 3125 से आप अप्रोक्सीमेट निकाल लोगे कि कितना है। इस अप्रोक्सीमेट से हर वर्ष कितना मिल रहा होगा, हम लोग इस कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को पहले सिंपल इंटरेस्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो 390 से मैंने निकाला कि 130, अगर 130 मिलता तो ब्याज पे ब्याज से वैल्यू काफी बड़ी हो जाती, तो इस वजह से 130 नहीं। और 125 कैसे पहुंचे? क्योंकि यहां 3125 था। तो ये वाली टेक्निक थोड़ा सा आपको देखना है कि ये नंबर से ये नंबर कैसे आप इजीली पहुंच सकते हो। तो यहां से अगर कोई x की वैल्यू पूछेगा तो कितनी आ जाएगी? 4% के बराबर, और 4% से हम लोग आगे जा सकते हैं। देखो 5 की पावर्स याद होने के फायदे हैं। 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर अगर कोई 4 पूछेगा तो ये 625, और 625 में 5 से गुणा करते हो तो आता है 3125, यानी ये 5 की पावर 5 लिखा हुआ है। बात समझ गए? तो यहां पर हम लोगों ने रेट परसेंट कुछ किस तरह से निकाला, 4% कैसे गेस कर पाए, वो चीज आपको ग्रैस्प करनी है, समझनी है। अगले सवाल पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। कैसे अटेम्प्ट करोगे? अपने का 13 में से 10 गया 2, ये ब्रैकेट आ जाएगा। यहां पर है 4 का 6 2/3, तो 2/3 गुणे 2, तो यहां पर माइनस और यहां पर माइनस, तो इसके बीच में ये कितना आ गया? 4/3। अब देखो यहां पर माइनस है तो इस पार्ट को आप एक सॉल्व कर सकते हो, 4 3 12, 6/12 यानी 1/2, ठीक है। और यहां पर माइनस है इसके आगे, तो यह पूरा पार्ट आप एक साथ सॉल्व कर सकते हो। 15/6 यानी कि 5/2, और गुणा करना है 6 से, गुणा करना है 2 से, 2 से 2 कट जाएगा, 6 पंचे 30, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यहां से सॉल्व कर लोगे 1/2 माइनस 4/3 माइनस 30, तो एलसीएम ले लूं 6 का, तो कितना आ जाएगा? ये आप पहले इतने पार्ट को सॉल्व कर लो, तो यहां पर आएगा 3, यहां पर आएगा 8, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का 5/6, तो माइनस का 5/6 माइनस का 30 है, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी? 1/2 है तो 3 और 4 दूनी 8, तो माइनस का आपका 5 बचेगा।
माइनस का 5/6 है, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। एक बार फिर से देख लो, 4 3 12, 6 से 12 को डिवाइड करोगे 1/2 आ जाएगा। माइनस यहां पर कितना आ जाएगा, पहले डिवीजन करेंगे तो 2/3, और यहाँ अच्छा 13 में से 10 गया तो 3 आया, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ये आपका कितना बचेगा, ये बचेगा 2, तो माइनस का 32 हो जाएगा। माइनस का 32 है तो ये माइनस का 31 है 1/2, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बात है, ये आपका पार्ट है। यहाँ पे 12 दिखा हुआ, साइड में 12 दिख रहा था, वो 13 है, तो 13 में से 10 जाएगा तो ये आएगा 3 के बराबर। ठीक है, तो 3 आ जाएगा, 2/3 से गुणा कर दोगे तो ये 2 बचेगा, और इस तरह से आप सॉल्व करोगे तो माइनस का 32 प्लस का हाफ, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन आपका डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। देखो डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। 2018 के दौरान संस्थान ए में, 2018 के दौरान संस्थान ए में नामांकित छात्रों की औसत संख्या, 2018 के दौरान संस्थान ए में नामांकित छात्रों की संख्या, औसत संख्या 2017 के दौरान और किसमें, संस्थान बी में नामांकित छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो 325 से 260, तो ये कितना कम है भाई। औसत संख्या का कोई मतलब नहीं है, एक ही वर्ष है, तो आप कहोगे 60 से 40 और 20 65 है ना, 65 कम है 325 पे, तो 5 से काट दोगे तो कितना आएगा 6 और 5, और ऊपर 5 से काटोगे तो ये आ जाएगा 13, तो 13 × 5 = 65, 1/, आपका कितना आ जाएगा 65 है, 5 बार जाएगा। तो क्या बोल रहा है, 2018 के दौरान द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन ए ड्यूरिंग 2014, 16 और 18। यहां पर क्वेश्चन हिंदी में थोड़ा सा अलग है और इंग्लिश में अलग है ना, तो हिंदी में थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। 2014, 16 और 18 ये आपका क्वेश्चन है। हिंदी में ये पार्ट मिसिंग था, इंग्लिश में लिखा हुआ है 2014, 16 और 18। तो 2014, 16 और 18 तीनों देख लो। 2014, 16 और 18 के दौरान संस्थान ए के छात्रों की संख्या, तो ये आपका है 160, यहां पर है 300 और यहां पर है 260, तो टोटल कितना आ जाएगा 300, 400, 4 2 600, 720, तो 720 औसतन कितना आ जाएगा 240। तो 240 जो है वो आपको बताना है 325 से। अब आपको बताना है कितना कम है, तो 325 से कितना कम है 25 और 60, ये हो जाएगा 85, 85/325, 5 से काटोगे ऊपर आएगा 17, नीचे आ जाएगा 65, गुणा कर दोगे 100 से, 1 5 से 2 आ जाएगा, 1 5 से काटोगे 13, 17 दूनी 34, तो 340/13, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 13 26, 13 3 39, तो 30 से बड़ा नंबर आएगा, 30 से बड़ा नंबर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 13 26, 13 3 39, अच्छा नहीं 13 39 नहीं, यहाँ तो 34 है ना, तो 13 दूनी 26, तो ये 30 से छोटा नंबर आएगा, और कितना आ जाएगा पूरा डिवाइड तो नहीं जाएगा, तो 13 दूनी 26, 6 आ जाएगा, 4 और 4 8, 80 है, और 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, तो 6 बार जाएगा, तो 26.15, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं। अगला सवाल है, ए की आय बी की आय से 20% कम है। जो ए की इनकम है वो बी की इनकम से 20% कम है, यानी कि अगर इसकी 5 है तो इसकी 4 है। जो सी की आय है वो ए और बी की आय के योग के, ए और बी की आय के योग का, यानी कि ये 9 है तो इसका 70% है। तो अगर ये 40 और 50 तो ये 90 हो जाएगा, तो इसका 70% ये 63 हो जाएगा। जो डी की इनकम है, डी की आय है वो सी की आय से 25% अधिक है, इससे 25% अधिक है, यानी कि अगर ये 4 है तो ये कितना है 5 है। आगे क्या पूछ रहा है, आपको बता रहा है बी और डी की आय में अंतर जो है वो आपको दिया जा रहा है। अब यहां पर ये 63 है तो इसको 4 का मल्टीपल बनाना पड़ेगा, यानी इसमें 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहां भी 4 से गुणा होगा, यहां भी 4 से गुणा हो जाएगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा 63 × 5 आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब आपको बी और डी की अंतर, तो बी कितना आ गया एक्चुअली में, अब ये आ गया 200, यहां कितना आ गया 160, ये वैल्यू अगर पूछा जाएगा तो निकाल लेंगे, ये कितना आ जाएगा 63, 630, 630 का आधा 315, तो ये आपका आ जाएगा 315 के बराबर। तो क्या पूछ रहा है, बी और डी का अंतर बोल रहा है, बी और डी का अंतर कितना आ जाएगा 315 और 200, तो ये 115 के बराबर, और यही अंतर क्वेश्चन में कितना दिया गया 23,000 के बराबर। तो एक की वैल्यू 23 पंचे 115, तो 5 की वैल्यू 1000, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 के बराबर। तो एक की वैल्यू 200 के बराबर, तो एक की इनकम पूछ रहा है, ये हो जाएगा 160, 160 का 2 गुना 32,000 के बराबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखिए।
सुमन स्थान x से y तक और रेखा y से x तक एक साथ यात्रा करती है। रास्ते में मिलने के बाद सुमन को, अगर सुमन इस साइड जा रही है तो सुमन को कितना समय लगता है? सुमन को लगते हैं 3 घंटे और रेखा को कितने लगते हैं? 12 मिनट। 3 घंटे 12 मिनट। अच्छा, 3 घंटे 12 मिनट इन्हीं को लग रहा है और इसको लगता है 1 घंटे 48 मिनट के बराबर। तो देखो, सुमन की जो रफ्तार है, स्पीड ऑफ सुमन और स्पीड ऑफ रेखा, ये कैसी हो जाएगी? सुमन का जो टाइम है वो यहां पर लिखा जाएगा। ये इसको 12 मिनट मतलब 1/5 होता है, तो 5 से 15 और 1 16/5 और यहां पर कितना आ जाएगा? यहां पर हो जाएगा 48। 48 कितना होता है? 4/5। तो ये हो जाएगा 1 से ही 4/5 यानी कि 9/5 के बराबर। तो बटे का 5 कट जाएगा, √9 और √16, तो ये कितना हो जाएगा? 3 और 4 के रेशियो में। तो ये आपका 3 और 4 के रेशियो में आ जाएगा। 3 और 4 के रेशियो में हो गई स्पीड्स। तो क्या पूछ रहा है? सुमन की गति क्या है यदि रेखा की गति 9 है? तो रेखा की गति कितनी आई? 4 की वैल्यू 9, तो 1 की वैल्यू 9/4, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 27/4 के बराबर। अब देखो, यहां पर इसके पहले तक क्या होता था? 4 है तो 4 का ही मल्टीपल दिखता था, 3 है तो 3 का मल्टीपल दिखता था। तो कई बच्चे गलती कर सकते हैं, 3 की वैल्यू 9 निकालेंगे तो 4 की वैल्यू 12, और 12 ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो इससे भी आप थोड़ा सा हेल्प ले सकते हो। ऑप्शन में नहीं दिया है, तो अगर दे दिया होता ना तो क्वेश्चन बहुत लाजवाब हो जाता। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। बोल रहे 688xy, ये नंबर किससे डिविजिबल है? 3, 7 और 11, 7 3 21 यानी कि 231 से। तो 231 से जब डिवाइड करोगे 68800 को, तो ये कितना आ जाएगा? 3 बार अगर मल्टीप्लाई करते तो कितना आ जाता? देखो, 3 बार मल्टीप्लाई करते तो ये आता 3 और 3 3 9 और ये 3 दूनी 6, 69300। तो 69300 अगर मैं इसको 300 से गुणा करता तो ये इससे थोड़ा सा ही तो अंतर है। 8800 लिखा है, यहां 9300 लिखा है, तो 500 का अंतर है। तो 500 का अंतर है, यानी कि एक बार अगर मैं कम करूं या 2 बार कम कर दूं, यानी कि 298 बार अगर मैं गुणा करता तो 298 बार गुणा करते तो 2 बार कम, यानी कि 462, इतना आप कम करते। तो इतना कम करते तो कितना आ जाता? देखो, 300 कम करते तो 69,000 हो जाता, और 162 और कम कर देते तो 162 और कम करते तो ये कितना आ जाता? ये आपकी वैल्यू आ जाती। कितनी वैल्यू आ जाती भाई? 100 कम करते तो 68,900 और 68,800 और कितना हो जाता? 100 में अगर 62 घटा दोगे तो 38 के बराबर। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। वो संख्या जो 231 से डिविजिबल है, वो नंबर हमें कितनी मिल गई? 68838 के बराबर। तो x का मान कितना आ गया? 3 और y का मान कितना आ गया? 8 के बराबर। ये आपका इक्वेशन हो गया। x का मान 3 है, पुट कर दो तो 5 3 15 और y का मान पुट कर दीजिए 8 3 24। तो 15 और 24 इसको जोड़ दोगे तो ये 15 और 25 40, 40 में 1 कम, तो 39 के बराबर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आपको वो नंबर फाइंड आउट करना होता है जो 231 का मल्टीपल हो। अगर 231 का मल्टीपल आपको मिल गया देन क्वेश्चन बहुत आसान है, बेसिक से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन दिया गया x² - 5√x + 1 का मान आपको दिया है 0 के बराबर। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। इस पार्ट को आप अगर x से डिवाइड कर दो तो ये लिखा हुआ है x² + 1/x², और अपॉन में x से डिवाइड करोगे तो लिखा हुआ है x + 1/x। क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x से डिवाइड किया तो हम लोग इवन है, गलत नहीं हुआ। और यहां पर भी अगर x से मैं डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? x + 1/x का मान 5√2 के बराबर। x + 1/x का मान अगर 5√2 है तो स्क्वायर का मान कितना आता है? k² - 2, 5 का स्क्वायर 25 दूनी 50 - 2 48 और बटे में आएगा 5√2 के बराबर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा 24√2 और बटे में आ जाएगा 5। तो बी पार्ट विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला सवाल टाइम एंड वर्क, आप सभी बच्चों का फेवरेट चैप्टर, फेवरेट टॉपिक टाइम एंड वर्क। तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है? ए किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। बी जिसकी क्षमता ए से 25% अधिक है, अधिक दक्ष है, अगर ये 4 है तो ये 5 है, वे एक साथ इस कार्य को 5 और 4 9 क्षमता के साथ इस कार्य को 15 दिनों में करते हैं। 15 9 आपने कहा 135, ये आ गया आपका। वे एक साथ कार्य को 15 दिनों तक करते हैं। अच्छा, अभी ये नहीं बोल रहा है कि ये पूरा कार्य है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया गया।
तो बोल रहे हैं कि अगर सी अकेला शेष कार्य को 14 दिनों में कर लेता है। अच्छा देखो भाई, ए अकेला कार्य को 60 दिनों में कर सकता है, इसकी क्षमता मैंने मान ली 4, तो ये कार्य कितना आ गया, 6 चौको 24, 240, 135 इसमें से घटा दोगे तो बचेगा 105, और 105 कार्य को कोई 14 दिनों में कर रहा है, तो हर दिन कितना कर रहा है, 7 से काटोगे 2, 7 से काटोगे 1 और 15/2, हर दिन उसका कार्य कितना है, 15/2 है, या फिर मैं लिख सकता हूं 7.5, एक दिन में किया गया कार्य उसकी क्षमता हो जाता है। तो बी और सी 5 और 7.5 यानी कि 12.5 मिल करके मूल कार्य कितना है, 240 है, तो उसका 5/8वां हिस्सा कितने समय में करेंगे, दशमलव हटा दोगे 1 0 आ जाएगा, 5 से काटोगे आ गया 25, और 5 से नहीं काटो, 25 से सीधे से काटो, 25 दूनी 50, 25 पंचे 125, ठीक है। तो ये आ गया, 5 से 0 को काट दोगे 2, 2 और 2 4, और 4 से काट दोगे तो यहां पर आ जाएगा कितना, 12 दिनों के बराबर। तो ये आपका 12 दिनों के बराबर आ जाएगा। बेसिक कैलकुलेशन है, आप इसको बेसिक करोगे हो जाएगा, आसान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला सवाल क्या बोल रहा है, देखो ट्राइंगल PQR में Q 90 है, Q 90 और tan R का मान कितना है, ये Q है, ये 90 है, और tan R का मान कितना है, 1/3, ये 1 तो ये 3, तो ये कितना आ जाएगा, √10 के बराबर। तो आपको बताना है sec P, है ना, sec P का वैल्यू cos R प्लस sin P अपॉन में cosec R sin R और माइनस cosec P। देखो cosec R और sin R ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 बन जाएगा, तो बच क्या रहा है, cosec R और cosec P, ये आपका बच रहा है, और ऊपर में कितना है, sec है और cos है, तो यहां पर R एंगल अलग अलग है, तो ये मल्टीप्लाई करके नहीं कट जाएगा, है ना। तो sec P और cos R प्लस sin P, ये आपका, इसकी वैल्यू आपको बतानी। तो sin P कितना आ जाएगा, देखो P ये हो गया, sin होता है सामने वाली भुजा अपॉन में क्या चीज, हाइपोटेनस, प्लस cos R क्या होता है, cos R होता है बगल वाली भुजा अपॉन में हाइपोटेनस, तो ये हो गया 3/√10, और sec P क्या होगा, cos P होता ये 1/√10, तो ये हो जाएगा √10 के बराबर, है ना, जस्ट उल्टा हो जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 माइनस cosec और cosec है, तो sin R कितना होगा, 1/√10, और इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √10, और cosec P कितना हो जाएगा, 1, ये √10 हो गया, और cosec R कितना हो जाएगा, 3/√10/3, तो √10/3, ये आपका आ जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू है जिसको सॉल्व करना है, √10 से √10 कट जाएगा, 3 + 3/√10, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 कॉमन ले लूं अगर मैं, तो 1 + 1/√10, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं √10 + 1/√10, और ऊपर में 3 एक ऐसे मल्टीप्लीकेशन में है। नीचे में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10/3, तो 10/3 है, माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 7/3, ऐसा कुछ बन जाएगा। देखो cosec R है और sin R है, तो ये 1 हो गया, cosec R और cosec P बचा, ऊपर में है sec P और cos R और प्लस sin P। अच्छा यहाँ एक sec P भी आएगा, एक sec P यहां पर भी तो रहेगा, तो ये एक sec P का और मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, sec P की वैल्यू कितनी आई थी, √10, तो यहां से भी √10 हट जाएगा, तो ये √10 से √10 यहां पर हट जाएगा, तो न्यूमरेटर में √10 बचेगा ही नहीं, है ना, तो न्यूमरेटर में √10 नहीं बचेगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 3 6 के बराबर, तो ऊपर में बचेगा 6, नीचे में कितना आ जाएगा, 10/3 था, 3 - 10 किया तो माइनस का 7/3, तो ये आ जाएगा। तो 6 त्रिक 18/7, लेकिन माइनस साइन के साथ, तो माइनस साइन के साथ 18/7 कहां पर हो जाएगा, ए पार्ट विल बी द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला सवाल क्या बोल रहे हैं, x + y + z का मान कितना है, 1 है, x + y + z का मान 1 है, xy yz और zx का मान और xyz का मान दोनों ही -4 हैं। आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x³ y³ और z³, इसका मान बताना है। देखो x³ y³ z³ -3xyz, इसकी वैल्यू है ना, ये फॉर्मूला जो होता है इसकी वैल्यू अगर मैं लिखूं तो वो कितनी होती है, ये होती है x + y + z का ब्रैकेट के अंदर x + y + z का होल स्क्वायर -3 टाइम्स xy + yz + zx के बराबर, ये आपका फॉर्मूला रहता है जो कि आपको याद होना चाहिए। तो x³ y³ z³ ये k हमें नहीं पता है, निकालना है। xyz का मान 3 है, माइनस साइन के साथ -4 × 12 बराबर x + y + z का मान 1 है, ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर 1
-3 टाइम्स एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, तो ये 4 4 12 माइनस साइन के साथ, तो ये हो जाएगा प्लस। तो k का मान कितना आ जाएगा 12 और 1 13, 13 और 12, ये हो जाएगा 25 के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब -3 एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड का मान -4 4 अच्छा ये प्लस का 12 हो जाएगा, ये प्लस का 12 हो जाएगा। तो ये आपका प्लस का 12 उस साइड जाएगा, 13 में से 12, तो ये आ जाएगा 1 के बराबर। तो 1 विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना, ये प्लस हो जाएगा, माइनस वैल्यू है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला सवाल प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस का एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करो। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो ये आपको बोल रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% डिस्काउंट पर खरीदता है। मतलब जैसे अगर कोई वस्तु की कीमत 100 रुपए है तो वो कितने में खरीदता है, 70 पे खरीदता है, और उसके अंकित मूल्य पर 5% के डिस्काउंट पर बेच देता है। तो अंकित मूल्य पर 5% डिस्काउंट यानी 95 पर बेच देता है। यदि वह 65 रुपए का लाभ कमाता है, तो यहां से लाभ कितने का हो रहा है भाई, 70 और 20 25 का लाभ है। क्वेश्चन में कितना बोल रहा है 65 का, तो 5 से गुणा करो 13, 13/5 से गुणा हो रहा है ना, 13/5 से गुणा हो रहा है। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, इसमें 13/5 से गुणा कर दोगे तो 1300 बटे में आएगा 5, 5 से काटोगे आएगा 2, 13 दूनी 26, तो 260 रुपए ये उसका अंकित मूल्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखो, अप्रैल में विक्रेता बी और ई द्वारा, अप्रैल में विक्रेता बी और ई द्वारा, ई कहां पर है लास्ट में, इन दोनों के द्वारा 7 और 5 12, 12 और 1320, 1320 का 80% फरवरी में विक्रेता सी और डी द्वारा, फरवरी में विक्रेता सी और ई द्वारा, सी और डी द्वारा, तो ये कितना है 6 और 6 12, 1280। तो 1280 की कुल संख्या से कितना प्रतिशत कम है, ये इससे कितना प्रतिशत कम है बताना है। तो इसका 80% निकालोगे, बटे में आ जाएगा 100, 0 से 0 कट जाएगा, 8 दूनी 16 के 6, 8 तियां 24 और 1 25 से 2, 8 एकम 8 और 2, ये हो जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 10 के बराबर। तो 1056 1280 से कितना कम है 280, 80 से 50 घटा दोगे तो 230 और उससे 6 घटाओगे तो 224, तो ये 224 है। 1280 का कितना प्रतिशत है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो 224 1280 का कितना परसेंट है, अगर 10% निकालोगे तो 128 आ जाएगा, और 15% निकाला जाएगा तो इसमें 64 और जोड़ दोगे तो 180, 15% से तो ज्यादा ही होगा, और 15% से ज्यादा है तो कितना आ जाएगा 15% की वैल्यू 128 और 64, तो ये आ जाएगा 60 20 80 90 और 192, तो 192 आ जाएगा। अगर 1% की वैल्यू निकालें तो 12.8, तो ये तो आंसर होगा नहीं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 17.5%, क्योंकि 1% 12 है, 12 जोड़ने से बात नहीं बनेगी, 2% 2.5% अप्रोक्सीमेट जोड़ना पड़ेगा, तो 17.5% के बराबर आएगा। बाकी अगर आप इसको पूरा पूरा कैलकुलेट करना चाहो तो पूरा पूरा भी कैलकुलेट कर सकते हो, 1 0 से 1 0 है ना, 228 2240 को 128 या इसको 5 से गुणा कर लोगे और उसके बाद डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक अप्रोक्सीमेट मैंने अंदाजा लगाया, तो 17.5% विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 17 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त C1 की एक जीवा AB वृत्त C2 को स्पर्श करती है। अच्छा, वृत्त C2 को स्पर्श करती है जो C1 के साथ संकेंद्रित है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है आपका। तो इसकी एक जीवा एक इसको ऐसे ऐसा टच कर रही है, ठीक है। तो 17 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त C1 है, तो ये बाहर है, तो ये 17 हो गई, और इसकी एक जीवा AB को संकेंद्रित करती है, और C2 की त्रिज्या कितनी है 8 है, तो ये इसकी त्रिज्या कितनी है 8 है, तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो AB की लंबाई बतानी है, जो जीवा है उसकी लंबाई बतानी है, तो 15 दूनी 30 के बराबर, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। भाई इसकी त्रिज्या दी गई 17, इसकी त्रिज्या 8, तो क्योंकि जीवा जो होती है उस पे परपेंडिकुलर जब टच करते हैं या टेंजेंट जब इस तरह से होता है तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, तो ये 15 हो जाएगा, 8 15 17 का ट्रिपलेट से, तो 15 का जस्ट डबल राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 10 संख्याओं का औसत दिया गया है 32.5, 10 संख्याओं का औसत 32.5 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 25.6, 10 संख्याएं टोटल हैं और औसत कितना है 32.5, और पहली 4 संख्याएं हैं उनका औसत कितना दिया गया, पहली 4 संख्याओं का औसत दिया गया 25.6, अंतिम 3 संख्याएं हैं और उनका औसत कितना दिया गया 38.2,
और आपको दिया गया है पांचवी, 4 3 7 हो गई, 3 संख्याएं बचेंगी। तो कौन कौन सी बच रही? पांचवी, छठी और सातवीं, ये 3 संख्याएं आपकी बच रही हैं। तो पांचवी, छठी और सातवीं संख्या में रिलेशन दे रहा है, पांचवी संख्या छठी संख्या से 50% अधिक है। 50% अधिक है मतलब अगर ये 2 है तो ये 3 है। और क्या बोला? सातवीं संख्या से 8 कम है। सातवीं संख्या से ये 8 कम है, ये 2x हो गया, ये 3x हो गया। और सातवीं संख्या से 8 कम है तो सातवीं संख्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 3x प्लस कितना? 8 के बराबर। तो ये इससे 8 कम है, ठीक है ना। तो पांचवी संख्या छठी संख्या से 50% अधिक हो गई और ये 3x प्लस 8 हो गया। अब इन तीनों संख्याओं का सम कैसे निकालते हैं? तो आपने कहा करेक्ट एवरेज कितना है? 32.5। तो देखो डेविएशन ये तीनों कितना देंगे? तो ये वाला कितना ज्यादा है? आपने कहा 32.5 है, अगर 5 जोड़ देंगे तो 7.5, 5.5, 5.7। तो 5.7 इन लोगों का ज्यादा है। कितने लोग हैं ऐसे? 3 लोग हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 7 3 21, तो 5 3 15 और 17.1, ये प्लस का डेविएशन आएगा। यहां पर देखो कितना कम है? 2.5 ये है, यहां पर है 4.4, तो 4.4 और 2.5 तो 6.9। 6.9 माइनस का है और ऐसे कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का 24 और माइनस का 9 चौको 36, यानी माइनस का 3.6। तो यहां से देखो प्लस का 17 है, माइनस का 24, तो कितना बचेगा? माइनस का बच जाएगा 7, है ना, माइनस का 7 बचेगा। और 0.1 है तो ये हो जाएगा 3.5। तो माइनस का कितना बचेगा? माइनस का बचेगा 10.5 के बराबर। तो इतने का डेविएशन देंगे ये तीनों लोग, ठीक बात है। और कितना इनके वैल्यू कितनी रहेगी? 32.5 तो रहेगी। तो 32 का 3 गुना 96 और 97.5, 97.5 ये इनका सम होता। ऑपोजिट डेविएशन यानी कि 10.5 ये माइनस का बच रहा है, तो ये डेविएशन कितने का देंगे? प्लस का 10.5 का डेविएशन ये दे देंगे। तो ये इसमें जोड़ दोगे तो 97 और 10 107, 107 और 0.5 108। तो ये 108 इनका सम आ जाएगा, ठीक है ना। इतना तो ये रखते ही हैं, ये एवरेज के बराबर। और ये डेविएशन क्योंकि मैनेज करने के लिए टोटल कितना बचा था? माइनस का 10.5 का, तो ये प्लस का 10.5 का डेविएशन यहां पे क्रिएट करेंगे ताकि ये नेट जो हो डेविएशन 0 आ जाए। तो ये वैल्यू 108 के बराबर आ गई। तो 3x और 2x और 3x ये कितना हो जाएगा? 8x प्लस 8 बराबर 108। तो 8x का मान 100 के बराबर, तो 4x का मान कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 50 के बराबर। अभी पूरा पूरा तो नहीं कट रहा है, देखो क्या पूछ रहा है। पांचवी और सातवीं, पांचवी संख्या ये है और सातवीं संख्या ये है, इनका औसत बताना है 3x और 3x प्लस 8 का। तो 3x और 3x प्लस 8 का औसत क्या आएगा? इनको जोड़ करके आधा कर दो, तो 6x और प्लस 8 बाई 2 करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 3x प्लस 4 के बराबर। तो आपको 3x प्लस 4 का मान बताना है। तो x का मान निकालोगे तो 12.5 आ जाएगा, 12.5, और इसका 3 गुना करो, 12 24 12 3 36, तो 37.5 और 37.5 प्लस 4 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 37 और 4 41.5 के बराबर। तो 0.5 में एक ही ऑप्शन है, थोड़ा भी आप नियर अबाउट आ जाओगे तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, और लास्ट क्वेश्चन भी है, आसान क्वेश्चन है। लास्ट क्या बोल रहे हैं? 5x स्क्वायर माइनस 1/x क्यूब के विस्तार में अचर पद क्या है? कांस्टेंट टर्म कौन सा है? तो a माइनस बी का क्यूब लिखना आता है, a क्यूब है ना, माइनस यहां पर लास्टली b का क्यूब लिख लो, 1/x का क्यूब। अब माइनस क्या आ जाएगा? 3a स्क्वायर है ना, 3a स्क्वायर b, तो b कितना है? 1/x, और यहां पर आ जाता है प्लस 3a b स्क्वायर, तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/x का होल स्क्वायर। तो यही वाला टर्म कांस्टेंट होगा क्योंकि यहां पे x का स्क्वायर हो जाएगा और x स्क्वायर कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 5 और 3 15 के बराबर। चलो, तो ये आज का सेशन यहां पर कंप्लीट होता है। आप सभी बच्चे प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि रिकॉर्डेड सेशन ज्यादा सही रहेगा या फिर आपको लाइव सेशन से ठीक है। लाइव सेशन में थोड़ा सा नेटवर्क का इशू स्टार्टिंग में जरूर रहता है, थोड़ी देर तक वीडियो रुक रुक करके चलती है, मैं ऐसे खड़ा होता हूँ फिर सडनली यहाँ पर और फिर अचानक से यहाँ पर, तो वो वाला इशू आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और बाकी आप सभी बच्चों को पता है कि मैं अनअकैडमी पर भी लाइव पढ़ाता हूँ, लाइव क्लासेस अनअकैडमी पर लेता हूँ रेगुलरली 7 PM पर। तो 7 बजे का जो समय है उस टाइम पर आप मुझे जरूर ज्वाइन करिए, ठीक है, 7 PM के टाइम पर। और बढ़िया से टेस्ट सीरीज है, आस्क डाउट का फीचर है अनअकैडमी पर, उसको यूज कर सकते हैं। एनरोल कहीं पर भी करना है तो आप मेरा कोड जरूर यूज करिए, आशीष.तिवारी। और संडे टू संडे जो स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेरा कोड
वही सेम है ashish.tiwari, इस कोड का आप यूज जरूर करें। ठीक है, चलो तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।